हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एकेडमी में। यहाँ पे हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की। और ये जो मॉक टेस्ट है आर्ट्स HP टेट आर्ट्स के लिए है, जो हमने अभी अपनी एप्लीकेशन पर करवाया था, है ना। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अपने आंसर्स आप मैच कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही रहेगा। तो जल्दी से हमारा वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, रॉकीज़ पर्वत श्रेणी स्थित है। तो देखो ये है हमारा वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है ना जी। वर्ल्ड जियोग्राफी से रॉकीज़ पर्वत श्रेणी पूछी गई है कि कहाँ पे है। ऑप्शन देखो, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है हमारे पास उत्तरी अमेरिका। ठीक है, बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय मानक समय यानी कि GMT से कितना आगे है, कितना आगे है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 4.5 घंटे, माफ़ कीजिएगा, 4 घंटे 50 मिनट। अगला ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट और 5.5 घंटे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.5 घंटे। ये जो है आगे है भारतीय मानक समय GMT से। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि GMT क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बी की फसल बोई जाती है। देखो यहाँ पे आएगा रबी। ठीक है, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है या कब बोई जाती है। ऑप्शंस अब हमारे पास हैं जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई या फिर अक्टूबर दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, फसलों से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से एक बार जियोग्राफी से ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यह राज्य सोयाबीन उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। कौन सा राज्य सोयाबीन उत्पादन यानी कि सोयाबीन प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने क्या क्या हैं देखो, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर से जियोग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा चुनाव में भाग लेने की अल्प आयु कितनी होती है। ठीक है, तो ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटी से। तो देखो पूछा गया है लोकसभा चुनाव के लिए, तो सबसे कम आयु बतानी है जिससे कि हम लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन देखो, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं लोकसभा में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर से पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब भारत का राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कौन सा, किसकी सलाह पर या किसके आदेश पर वह यह काम कर सकता है। ऑप्शन देखो, प्रधानमंत्री की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, लोकसभा की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति को उसके सामान्य कार्यकाल पूर्ण होने के पद से केवल की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारी इम्पीचमेंट की, जो कि आर्टिकल नंबर कितने में आता है, 61 में आता है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है महाभियोग। महाभियोग क्या प्रोसेस होती है, तो देखो जब कोई भी राष्ट्रपति अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है या उसको उसके पद से हटाना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं महाभियोग। तो ये किसके आधार पर होता है, सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिमंडल या दोनों सदनों की सलाह पर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारे पास दोनों सदनों के सलाह पर उनको हटाया जा सकता है। आगे देखो, नेक्स्ट है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से एक को छोड़कर सभी में सन्निहित है। तो प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं, वयस्क अधिकार, प्रतिष्ठा की समानता, बंधुत्व या न्याय। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बलम यानी कि उद्देशिका में नहीं कही गई है। तो ये बेसिक मताधिकार की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि भारत
एक सार्वभौमिक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, या फिर सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य, सार्वभौमिक गणतंत्र जिसे समाज का एक समाजवादी ढंग है, या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक है जी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखो ये जो सब हम बात कर रहे हैं ये हम अपने लेक्चर्स में अच्छे से करवाते हैं, है ना, अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं। जब भी हमारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन सभी को यह बात पता होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश द्विसदनीय विधायिका का तात्पर्य है। ये जो द्विसदनीय विधायिका है इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि एक एकल सभा, एक चुनी गई विधायिका, एक विधायिका जो निमंत्रण तथा उच्च सदन चैम्बर से बनी होती है, या फिर सरकार का संसदीय प्रणाली, सरकार की संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है और संसद से संबंधित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 क्वेश्चन। निम्न में से किसी संविधान का हृदय तथा उसकी आत्मा से व्याख्यात किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन देखो, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो देखो समानता का अधिकार हमारे पास आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक आ जाते हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी हमारे पास आर्टिकल, और ये फंडामेंटल राइट है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 32 की बात करता है। संपत्ति का अधिकार हमारे पास 300A में है। पहले ये एक क्या होता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो इसको चेंज कर दिया गया था और इसको कानूनी अधिकार बना गया था, या लीगल राइट जिसको हम बोलेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय तथा उसकी आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो बात कर रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो ये बात जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें बिल्कुल सही बात होगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनको शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा गया है। कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। और अभी आपको बताना है कि अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। आगे मूव करते हैं। चौथा स्तंभ संदर्भ है। चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखो, जनमत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर समाचार पत्र या फिर राजनीतिक दल। तो भारत का जो चौथा स्तंभ है वो होते हैं हमारे प्रेस वाले। ठीक है, तो इसमें समाचार पत्र जो है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हमारा संविधान मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है। बिल्कुल ठीक है। कितने हमारे पास मूलभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं? ऑप्शन देखो 6, 7, 8 या 9। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले 7 हुआ करते थे, फिर जो है हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको हम संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, उसको हटा दिया गया था। तो उसके बाद कितने बन जाते हैं? 6 बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। 6 मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है हमारा संविधान। नेक्स्ट है हमारे पास, मानव यातायात को हमारा संविधान निषेध करता है। मानव यातायात यानी कि मानव की तस्करी, मानव की खरीद फरोख्त को कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान का ये जो है, या फिर हम बोले कौन से मौलिक अधिकार में ये चीज़ आती है कि मानव की यातायात या खरीद फरोख्त नहीं करनी है? निषेध यानी कि बैन। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत या फिर सांस्कृतिक तथा शिक्षण संबंधी अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई जी शोषण बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, धार्मिक
अगुवा द्वारा सत्ता ग्रहण होता है। ठीक है, धार्मिक अगुवा द्वारा। तो धार्मिक से संबंधित क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में या हमारे भारत में आती हैं? तो धार्मिक से एक ही बात होती है कि धर्मतंत्र, ये भारत में हर तरह के लोग जो हैं वो रह सकते हैं, तो ये धर्मतंत्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यस, संविधान को किस अनुसूची में संविधान द्वारा विविध मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं की। तो 22 भाषाओं के बारे में या भाषाओं के बारे में कौन सा शेड्यूल या फिर कौन सी अनुसूची बात करती है? 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 8वीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची संविधान की भाषाओं के बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्न में से कौन यह निर्णय लेता है कि कोई एक मुद्रा विधेयक है या नहीं? मुद्रा विधेयक यानी कि मनी बिल की बात कर रहा है, या फिर हम बोलेंगे कि धन विधेयक की बात कर रहा है, धन विधेयक। ठीक है, तो देखो कौन ये बताता है, कौन बोलता है कि ये एक धन विधेयक है? बोलता है कि वित्त मंत्री, यहाँ पे आएगा वित्त मंत्री। ठीक है जी, वित्त मंत्री। ओके, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष ये बोलता है कि कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस तरह से हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के आदेश द्वारा, संसद द्वारा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिस तरह से हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है जी, बिल्कुल ठीक है, किसके अंडर आता है? ये जो चुनाव आयोग के अंडर आ जाता है। चुनाव आयोग अब कौन से आर्टिकल में आता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ बताने के लिए, इनको ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद में आता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ऑप्शन, कानून के समक्ष समानता, विभेद का निषेध, अस्पृश्यता के समापन का, या फिर खिताबों के समापन का। तो अनुच्छेद नंबर 18 जो है वो आता है, जो हमारे खिताब हैं जिसको हम बोलते हैं टाइटल, टाइटल्स का अंत, उपाधियों का अंत इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया गया है कि कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, एक शिक्षा के और दूसरा है हमारे पास आर्मी। तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं या ऑफिसर जो हैं वो उपाधियां जो हैं वो धारण कर सकते हैं, और बाकी के कोई भी उपाधियां धारण नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं के 3 टायर प्रणाली की अवधारणा दी? कौन सा ऐसी समिति थी जिसने पंचायती राज यानी कि पंचायतों में 3 टायर का मतलब हो गया, जैसे कि हमारे गांव में पंचायत है, फिर उसके बाद ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक समिति की बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम बोलते हैं जिला समिति। ठीक है, तो हमारे पास जो गांव में आ जाता है वो कौन आ जाता है? प्रधान आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बीडीसी की, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी की यानी कि जिला समिति की। तो ये 3 चीज़ें 3 टायर प्रणाली जो है वो आती है। कौन सी संस्था है या फिर कौन सी समिति है जिसने इसकी सिफारिश की थी सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है हमारे पास, यस नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन देखो, काशी, नालंदा, तक्षशिला या बनारस। देखो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है और विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इस तरह से हमारे पुराने विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रथम की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले में 2 बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? अब देखो, चरी और चेत्रु है, नूरपुर शाहपुर, कांगड़ा नगरकोट या फिर धर्मशाला या फिर नगरकोट। तो कौन से 2 बौद्ध स्तूप मिले हैं कांगड़ा जिले में, कौन से स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चरी एवं चेत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की बात कर रहा है, उसका अध्यक्ष कौन था? तो देखो ये टैट का एग्ज़ाम है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जितने भी एजुकेशन से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री में, पॉलिटी में, तो वो हमें पता होनी चाहिए। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है और साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन देखो AL मुद्दालियर और उसके बाद है DS कोठारी या फिर JP पिनायक या फिर S राधाकृष्णन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, कोठारी साहब। नेक्स्ट है, मध्यकाल में किसने शिक्षण पर अधिक जोर दिया? शिक्षा पर किसने सबसे ज़्यादा जोर दिया था? इल्तुतमिश, जहांगीर, हुमायूं या फिर अकबर। ऑप्शन नंबर D जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन रहेगा? यस, नदी का वैदिक नाम अर्ज किया था। कौन सी नदी का नाम अर्ज किया था? ठीक है, वैदिक नाम की बात कर रहे हैं, वैदिक नाम है, कौन सी नदी का है? ऑप्शन देखो, राबी, सतलुज, ब्यास या फिर यमुना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। अब ये HPGK से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो बाकी की जितनी भी नदियां हैं उनका वैदिक नाम और संस्कृत नाम हमें पता होना चाहिए, वैदिक और संस्कृत नाम। तो ये आपने ध्यान से देखनी है ये दोनों चीज़ें। आगे है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यस, सुकेती जीवाश्म पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से HPGK का ये क्वेश्चन बनता है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? मंडी, कुल्लू, किन्नौर और सिरमौर। ऑप्शन नंबर D जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ पे है? यह है सिरमौर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, किस वर्ष शिमला को ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो देखो ये HPGK का क्वेश्चन भी बन जाता है, साथ में हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बन जाता है। शिमला को किस वर्ष ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और किसके द्वारा? लॉर्ड लॉरेंस के प्रेसों द्वारा। ऑप्शन देखो, 1848, 1864, 1879 या फिर 1869। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही रहेगा, 1864। नेक्स्ट है, महामना के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये महामना या फिर हम बोलेंगे कि ये जो नाम है इसके नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? देखो, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर से हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो, आगे आगे हमारे पास आ जाता है, ये है इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन जो है वो हमारे HP टैट में, और HP टैट में कहाँ, आर्ट्स के HP टैट में पूछे जाते हैं। साथ में ही JBT में भी 30 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं हमारे इंग्लिश से। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स हमने भरने हैं। तो देखो, द प्राउड किंग टर्न्ड अ डील ईयर टू डैश ऑफ वाइज काउंसलर्स। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? देखो, एडवाइज या एडवाइज। तो देखो स्पेलिंग्स में भी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर D क्या है? एडवाइज। नेक्स्ट मूव करते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। लाइफ इज टू डेथ एज प्लीजर इज टू। लाइफ जो है वो डेथ के लिए है और प्लीजर किसके लिए है? पॉवर्टी, गरीबी, पेन, पीड़ा, एक्शन, कोई काम करना या फिर एक्सरसाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर B, पेन। नेक्स्ट मूव करते हैं, बोलता है कि सेम मीनिंग हमें बताना है नियरेस्ट, यानी कि यहाँ पे सिनोनिम्स की बात हो रही है। सिनोनिम्स वर्ड बताना है किसका? एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है? अभिमान होता है। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या है? एरोगेंस, एनोनेंस, पॉइज और बेलर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, पॉइज। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग। फिर से नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स की बात कर रहा है। ठीक है, दिस इज लुक्रेटिव बिजनेस, या हम बोलेंगे कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या है ये? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ऑप्शन देखो क्या क्या है? प्रॉफिटेबल, डेंजरस, चैलेंजिंग या क्वेश्चनेबल। दिस इज लक्रेटिव बिजनेस। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A क्या है? प्रॉफिटेबल। ठीक, आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। बोलता है कि अपोजिट मीनिंग बताना है हमने इस फ्रेज का। ठीक है, अपोजिट मीनिंग। बोलता है द कोच वाज टू लैक्स अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ द टीम। कोच जो है वो बहुत ही ढीले तरीके से ट्रेनिंग करा रहा है टीम की। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्साइटेड, स्ट्रिक्ट, एरिस्टोक्रेटिक या फिर इर्रेगुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, स्ट्रिक्ट।
ठीक है, एक तरफ क्या है हमारे पास कोच जो है वो ढीला है और दूसरी तरफ क्या है स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड की बात करी गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यस 36, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का हमें बताना है अपोजिट मीनिंग। तो देखो, ही वाज ऑन पिन्स एंड नीडल्स व्हाइल हिज वाइफ वाज अंडरगोइंग ऑन एन ऑपरेशन। तो पिन्स एंड नीडल का हमें यहाँ पे अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। एक है अनएक्साइटेड, पीटी, डिस्टर्ब या फिर रिलैक्स्ड। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस रिलैक्स्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है, बोलता है कि अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव बताना है इस इडियम एंड फ्रेजेस का, और क्या है ये हैवसन्स चॉइस। तो ये एक इडियम एंड फ्रेजेस है और इसका अल्टरनेट हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है, एक्सीलेंट चॉइस, बिग मैन्स चॉइस, चॉइस टू लिव और डाई, और फिर द चॉइस ऑफ टेकिंग आइदर द प्राइमरी ऑप्शन और नथिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस फ्रॉम अल्टरनेटिव गिवन बिलो। हमें इडियम एंड फ्रेजेस का फिर से मीनिंग बताना है। टू बी गुड समैरिटन, ठीक है, टू बी गुड समैरिटन। इसका सही आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। रिलीजियस पर्सन, ठीक है जी, बिजनेसमैन, अ जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन, अ सिटीजन ऑफ समैरिटन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए जेन्युइन चैरिटेबल पर्सन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, दान देता है। आगे देखो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। फिर से इडियम एंड फ्रेजेस है और क्या है, आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स। मैंने अपने सारे के सारे क्या है खर्चे कर दिए ताकि मुझे क्या है खर्चा प्राप्त हो सके, फंड मिल सके। ठीक है, मैंने अपने के सारे प्रयास कर लिए ताकि मुझे पैसा मिल सके। बोलता है ऑप्शन देखो, एक्सेप्ट डिफीट, लुकड आउट फॉर हेल्प, गैम्बल्ड ऑल माई मनी, टू गेट अप विद स्टार्ट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। देखो एक्सेप्ट डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, यस इडियम एंड फ्रेजेस फिर से है। बोलता है कि ह्यूमैन सर्विस। तो इसका ह्यूमैन सर्विस का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सलेंट वर्क, या फिर मेडिकल हेल्प, या फिर सोशल वर्क, या फिर होम डिलीवरी सर्विसेज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सलेंस वर्क। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वाक्य है, ही सेड टू मी बट आर यू डूइंग। इसका हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है। तो देखो ही सेड टू मी आ रहा है यहाँ पे, और इसके लिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है तो आस्किंग आएगा। ठीक है, ही आस्किंग मी बट आई वाज डूइंग, ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद और देख लेते हैं क्या और भी कोई सही लग रहा है। नहीं जी, सैड नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी बट आर यू डूइंग, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेंज करना है हमने एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। तो यू की जगह क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, यस फिर से हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच आ रही है। ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर। ठीक है, तो यहाँ पे ही सेड टू मी आ रहा है, तो ये चेंज होता है किसमें, सेड में चेंज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ही रिमाइंडेड मी, तो ये नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही सेड ही आस्क्ड, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन यहाँ पे किस तरह से सही रहेगा, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और यहाँ पे रिमाइंड की जगह आएगा सेड, ही सेड मी। ठीक है, ही सेड मी दैट, ही हैड आएगा, बिल्कुल ठीक है, हैड की बात हो रही है। ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट मूव कर देते हैं। बोलता है कि अल्टरनेट करेक्ट चूज़ करना है हमने, कौन सा फिलिंग द ब्लैंक्स में वर्ड जो है वो आएगा। इलाहाबाद इज़ डैश फ्रॉम जयपुर देन आगरा। इलाहाबाद इज, तो देखो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो सिटीज़ के बीच में या दो चीज़ों के बीच में, तब हम कौन सी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देते हैं, है ना जी। तो देखो यहाँ पे कौन सी है,
फर्दर है, फार्दर है, फार है, फॉरेस्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्दर। ठीक है, फार्दर यानी कि दूर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे फिर से फिलिंग दी ब्लैंक्स आया हुआ है और बोला गया है दिस मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट डैश डिले। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, फर्दर। ठीक है, अब आगे मूव कर देते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। बोलता है द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर फॉर हॉर्स इज। हॉर्स के लिए जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा, हार्ट, ईव, रो या मेयर। तो मेयर जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मेयर यानी कि घोड़ी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सो द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर बी। बी यानी कि मक्खी, मक्खी के लिए पुलिंग क्या रहेगा, ड्रोन, ड्रेक, बक या बुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रोन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, बोलता है कि ऑब्स्टिनेट का हमें क्या बताना है, नियरेस्ट मीनिंग यानी कि एंटोनिम की, सॉरी सिनोनिम की बात कर रहा है, सिनोनिम्स। ठीक है, ऑप्शन है स्टडबॉर्न, टफ, काम या ग्लूमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टडबॉर्न। नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद है डेलीशियस। डेलीशियस का भी सिनोनिम हमें बताना है, बोरिंग, कोर्स, फेयर या सेवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, सेवरी। ठीक है, डेलीशियस। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस बोला कि हमें ABC जो है वो दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से पार्ट में जो है वो एरर है। ठीक है, द मिलिटेंट यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द ट्रैप ऑफ पुलिस। द मिलिटेंट यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द ट्रैप ऑफ पुलिस। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द मिलिट्री यील्डेड। यहाँ पे गलत बात हो रही है, मिलिट्री यील्डेड नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है फिर से वही हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली टू चेन्नई बट आल्सो कर्नाटका। तो इसमें सही जो गलती है वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, ही विजिटेड नॉट ओनली टू चेन्नई। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ है इस वाक्य में। आगे देखो, नेक्स्ट है टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम डैश बियर वार्म क्लोथ्स। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड बियर वार्म क्लोथ्स। नेक्स्ट देखो, सोमेश डैश मी कमिंग टू हिज टेबल ही स्माइल्ड एंड डैश मी अ चेयर। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होएगा। सोमेश सा मी, सोमेश ने मुझे देखा, कमिंग टू हिज टेबल एंड ही स्माइल्ड एंड डैश मी अ चेयर, ऑफर्ड मी अ चेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे मूव करते हैं। बी मस्ट डैश अवर व्हीकल्स ऑन द हाईवेज। ऑप्शन देखो, ड्राइव केयरफुली, ड्राइव रेकलेसली, ड्राइव स्पीडली, रिपेयर केयरफुली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होएगा, ड्राइव, बी मस्ट ड्राइव केयरफुली, बी मस्ट ड्राइव अवर व्हीकल केयरफुली। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट पेयर्ड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो हमें सही जो पेयर जो है वो चूज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रैबिट का बूरो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। करेक्ट पेयर्ड फिर से है और हमें बताना है कि कौन सा सही है। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंट का ट्रम्पेट। ठीक, आगे मूव करते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फिलिंग द ब्लैंक्स। शी वॉज पुनिश्ड डैश स्टीलिंग अ साड़ी। सी वॉज पुनिश्ड, उसको सजा मिली क्योंकि उसने साड़ी चुराई, साड़ी चुरा रही थी। ठीक है, ऑप्शन है फॉर, बाय, विद या फ्रॉम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फॉर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिर, सोहन इज़ द बेस्ट डैश ऑल द प्लेयर्स। सोहन जो है वो सभी प्लेयर में से बेस्ट है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है और जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है तो हम यूज़ करते हैं एमंग का, एमंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सबसे सही करेक्ट स्पेल्ट वर्ड हमें चूज़ करना है, तो यहाँ पे प्रिविलेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है फिर से करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, लिबर्टेरियन की स्पेलिंग हमें बतानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लिबर्टेरियन।
ठीक है। आगे है फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमें बतानी है एम्फेटिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे हमने 60 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो है वो बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबरों पर, ठीक है जी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बैच जो है वो शुरू हो गया है HP टेट के लिए। आपको पता है कि नवंबर लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में HP टेट के एग्ज़ाम्स हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी की थी उसके अकॉर्डिंग। तो अब आपको देख लेना है कि आपकी तैयारी किस तरह से है, और सिलेबस जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा जब तक एग्ज़ाम है तब तक। और इसी तरह के मॉक टेस्ट हम हर संडे को लेके आते हैं, और हर संडे को हमारा मॉक टेस्ट होता है। तो ये जो था मॉक टेस्ट नंबर 1 की जो आंसर की है वह हमने डिस्कस की, और ये किसके लिए, आर्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 30 क्वेश्चन जीके के और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस किए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।